हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो केमिस्ट्री का होगा। और आज हम लोग अपना जो चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री में, दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। जहां तक हमने लास्ट किया था उससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो लास्ट हमने जो हमारा लेक्चर वीडियो था उसमें हमने एसिड्स के स्ट्रेंथ या किसी भी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ दैट इज पीएच के बारे में बात किया था। जहां पे हमने देखा था कि पीएच क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये पीएच ही डिसाइड करता है कि कोई भी सॉल्यूशन, चाहे वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, कोई भी सॉल्यूशन कितना स्ट्रेंथ है उसका और नेचर क्या है उसका। नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है वो, ये हम उस सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू से जान सकते हैं। हमने देखा क्या था वहां पर कि अगर कोई सॉल्यूशन एसिड है तो उसका पीएच 0 से लेकर 7 तक लाई करेगा। और जितना कम होगा पीएच उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये हमने वहां पे देखा था। अगर कोई बेस है कोई सॉल्यूशन तो उसका पीएच 7 से लेकर 14 तक लाई करेगा। और इस केस में जस्ट एसिड का उल्टा, जितना ज्यादा होगा पीएच उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और एग्जैक्टली अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होता था। 7 पीएच वैल्यू, ठीक है। तो ये था पीएच का, एसिड का 0 से 7, बेस का 7 से 14 और एग्जैक्टली 7 में न्यूट्रल, ठीक है। जितना कम एसिड्स के केस में पीएच जितना कम होगा, जितना लो होगा, जितना जीरो की तरफ आएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और बेस के केस में जितना ज्यादा 14 की तरफ जाएगा पीएच उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट वहां पर। आज हम लोग यहाँ पर सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। हमने एसिड और बेसिस के कॉन्सेप्ट्स को देख लिया, उनके रिएक्शंस को देख लिया। आज हम लोग यहाँ पे सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे कि सॉल्ट्स होते क्या है, उनका यूजेस क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे जो कि कॉमन सॉल्ट, दैट इज जो हमारे घर में नमक इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट, सिंपली सोडियम क्लोराइड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है, इसके यूजेस, इसका इस्तेमाल करके हम लोग कौन कौन से यूजफुल कंपाउंड्स को गेन कर सकते हैं उसको देखेंगे। उनके किस तरह से उनको बनाते हैं उस प्रोसेस को यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। किस तरह से उनको बनाते हैं उस प्रोसेस को यहाँ पे जानेंगे और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्ट्स। देखिए हमने एक रिएक्शन किया था एसिड्स और बेसिस वाले में। हमने एक रिएक्शन देखा था कि एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पर कंपाउंड जो हमारा प्रोडक्ट बना था वो था हमारा सॉल्ट, वो था सॉल्ट। तो वही सॉल्ट के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो सॉल्ट्स आर दी substances which are formed by the reaction of an acid and a base, ठीक है। तो salts are the substances which are formed by the reaction of an acid and a base। तो सॉल्ट वो सब्सटेंस होता है जो एक एसिड और एक बेस के रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम देखें, नॉर्मल एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। डाइल्यूट HCl प्लस NaOH के बीच जो रिएक्शन होगा, ये एक एसिड है, ये एक बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, NaCl सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। इसी की जगह पे हम डाइल्यूट H2SO4 ले ले और यहाँ पे KOH रख दे, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिड है, ये बेस है। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर, ये भी एक सॉल्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे डाइल्यूट HCl ले लिए और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिए, पहले बाइकार्बोनेट ले लेते, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट और इट इज आल्सो कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जब रिएक्शन होता है तो हम लोग उस वक्त भी देखे थे कि सोडियम का सॉल्ट बनेगा, दैट इज NaCl प्लस वाटर बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये सब तो बाई प्रोडक्ट्स है, मेन हमारा ये है।
मेन हमारा ये है, उन सब से हमें कुछ लेना देना नहीं है, मेन हमारा ये चीज है। तो ये है हमारे सॉल्ट्स जो कि एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद बनते हैं। एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तब सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये है सॉल्ट्स के बारे में। अब सॉल्ट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी देखा पीएच के में, अभी जो हम रिकॉल कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ वीक एसिड्स होते हैं, वैसे ही बेसिस में भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है और कुछ वीक बेस होता है। लेकिन चलिए एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट तो बन जाएगा, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो, या फिर बेस स्ट्रॉन्ग हो एसिड वीक हो, या दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हो, तो उस केस में जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। दैट इज उसी को हम लोग यहां पे देखेंगे और उसी को हम लोग लेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के अंदर, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के अंदर। तो चलिए देखते हैं उसको, यहीं पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो सबसे पहला टाइप होगा हमारा एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। दूसरा टाइप होगा बेसिक सॉल्ट, और तीसरा टाइप है न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा? तो देखिए अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी किताब जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाएं तो एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन तब होता है जब वो सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस के रिएक्शन के फॉर्मेशन के बाद बना हो। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब आपस में रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि यहां पर एसिड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो बेस को डोमिनेट करेगा और जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। लेकिन ठीक इसके उल्टा हो जाएगा बेसिक सॉल्ट के केस में। इस केस में एसिड वीक हो जाएगा और बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बेस या फिर अल्कली, ठीक है। बेस या फिर अल्कली, अल्कली लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि बेस सारे के सारे बेसिस जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन जो भी अल्कली होते हैं वो बेस ही होते हैं, बस वैसे बेसिस होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, अल्कली। और इस केस में जब न्यूट्रल सॉल्ट बनता है तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है और बेस भी यानी अल्कली भी स्ट्रॉन्ग ही होता है, ठीक है। अल्कली भी स्ट्रॉन्ग ही होता है। तो ये हो गया हमारा एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो और अल्कली यानी बेस वीक हो। और बेसिक सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो। और जब न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है? जब दोनों एसिड और बेस दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हो। तो इस केस में अगर हम यहां पे देखें तो यहां पर हमको दो टाइप के सॉल्ट्स का एग्जांपल हम यहां पे लिखे हुए हैं। देखिए न्यूट्रल सॉल्ट जो कि है ये दोनों जो है न्यूट्रल सॉल्ट्स के एग्जांपल है, ठीक है। ये दोनों जो है न्यूट्रल सॉल्ट्स के एग्जांपल है। HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, जो सॉल्ट बना NaCl वो न्यूट्रल होगा। यहां पर H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो सॉल्ट बना K2SO4 दैट इज पोटेशियम सल्फेट ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो ये दोनों जो है ये न्यूट्रल सॉल्ट्स के एग्जांपल है, न्यूट्रल सॉल्ट्स के एग्जांपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बेसिक सॉल्ट्स और एसिडिक सॉल्ट्स के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। अब अगर हम इस एसिडिक सॉल्ट से कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे तो हमको क्या करना है? एसिड को स्ट्रॉन्ग रखना और बेस को वीक रखना। चलिए हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं सपोज HCl और वीक बेस यानी अल्कली लेते हैं सपोज कुछ आयरन हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब जो रिएक्शन होगा उसमें सॉल्ट कौन सा बनेगा? Cu दैट इज कॉपर क्लोराइड CuCl2 और H2O, यही बनेगा ना। तो देखिए ये किस टाइप का सॉल्ट होगा? ये एसिडिक सॉल्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और बेस है वो वीक है।
तो इस तरह से एसिडिक सॉल्ट हो गया। अगर हम बेसिक सॉल्ट से कुछ एग्जांपल लेके चलेंगे तो एसिड को वीक रखना होगा। तो चलिए कार्बोनिक एसिड ले लिए, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है ये। प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो जो सॉल्ट बनेगा दैट इज सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो ये जो होगा दिस विल बी अ बेसिक सॉल्ट एंड दिस विल बी अ एसिडिक सॉल्ट। वो एसिडिक सॉल्ट होगा और ये बेसिक सॉल्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में जो मेरा एसिड है वो ज्यादा स्ट्रांग है और इस केस में जो बेस है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस तरह से एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। जब स्ट्रांग एसिड और वीक बेस होगा तो एसिडिक, जब स्ट्रांग बेस होगा और वीक एसिड होगा तो बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरह से। और जब दोनों के दोनों स्ट्रांग हो गए, दैट इज एसिड और बेस दोनों के दोनों स्ट्रांग हो गए, तो उस केस में जो हमारा सॉल्ट बनता है वो होता है न्यूट्रल, सच एज NaCl हो गया, K2SO4 हो गया, KCl हो गया, वो सब चीजें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, 3 टाइप्स, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। ठीक है, और भी टाइप्स होते हैं बट क्लास 10th में इससे ऊपर फिलहाल नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हमको देखना, ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, या सिंपली जो एनसीईआरटी में टॉपिक है पीएच ऑफ सॉल्ट्स, वो भी उस टॉपिक में भी यही बात आएगी। अब बात करते हैं हम कॉमन सॉल्ट, जिसको टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट जो भी बोले, दैट इज सोडियम क्लोराइड के बारे में, जिसको स्पेसिफिकली यहां पे हमको पढ़ना है। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl, और इसका किस तरह से फॉर्मेशन होगा, डाइल्यूट HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों रिएक्ट करता है तब बन जाएगा NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट, प्लस H2O। तो ये हो गया हमारा कॉमन सॉल्ट। तो इसी के अभी हमको स्टडी करना है, इसी के बारे में कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे लिए, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है हमारे लिए, क्योंकि ये जो NaCl है ये बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में एज अ रॉ मटेरियल काम करता है, जिसको अगला टॉपिक में अभी हम लोग देखेंगे, जस्ट इसके बाद देखेंगे कि NaCl जो है बहुत सारे दूसरे कंपाउंड सच एज हम लोग अभी देखेंगे, वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, हमारा वो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और भी दूसरे कंपाउंड्स है, उनके फॉर्मेशन में इसका यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल। इसका यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पर आएगा, दैट इज इसको बोलते हैं क्लोर अल्कली रिएक्शन। क्लोर अल्कली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चलिए तुरंत उसको देख लेते हैं। कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, या फिर अ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो उसको अभी देखना है। ये तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन था, जिसमें कुछ खास ध्यान देना नहीं, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो मेन टॉपिक हमको देखना है कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल। ध्यान से देखिए, यहां पर एक खास तरह का रिएक्शन आएगा जब हम लोग NaCl, जो क्लोर अल्कली रिएक्शन के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, वो रिएक्शन में भी हम देख रहे हैं कि जब हम लोग NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं वाटर के प्रेजेंस में, मतलब वही बात है कि एक्वस है तो मतलब वाटर रहेगा, तभी तो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो जब इसमें NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में, जहां पर वाटर भी है और सोडियम क्लोराइड भी है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है, तो 3 कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, 3 कंपाउंड्स बनते हैं। तो उसमें से पहला कंपाउंड होता है NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, प्लस होता है Cl2 गैस, जो बाहर की तरफ निकल रहा है, इसलिए गैस लिख देते हैं।
और थर्ड प्रोडक्ट होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, थर्ड प्रोडक्ट होता है हाइड्रोजन गैस और इस रिएक्शन का नाम है क्लोर अल्कली रिएक्शन। क्यों, इसको भी आप देख सकते हैं यहां पर कि जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी उससे होकर पास होता है, तो क्या होता है, तीन प्रोडक्ट्स यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्कली है, जो कि एक अल्कली है। दूसरा क्लोरीन गैस, इसलिए उसको क्लोरीन गैस के नाम पर क्लोर आया, और हाइड्रोजन तो निकल ही रहा है, हाइड्रोजन गैस तीसरा प्रोडक्ट निकल रहा है। ठीक है, तो चूंकि इस रिएक्शन में एक अल्कली का फॉर्मेशन हो रहा है और एक क्लोरीन गैस भी बन रहा है, इस वजह से इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लोर अल्कली रिएक्शन। और ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से जो प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं दैट इज ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। इसका इस्तेमाल अभी आगे करेंगे दूसरे प्रोडक्ट्स को बनाने में, दूसरे कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से सबसे पहला कंपाउंड हमको पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो चलिए उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है पहले वो देख लेते हैं, इसका नाम क्या है, केमिकल नेम, उसको देख लेंगे और फिर इसके फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर इसके फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम हो गया, और इन कॉमन नेम तो ब्लीचिंग पाउडर बोलते ही हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम हो गया और जनरल नेम हो गया ब्लीचिंग पाउडर। अब ये बनता कैसे है इसको देख लेते हैं कि इसके बनने के प्रोसेस में इसका कहां पर हेल्प आता है। तो देखिए क्या है, जब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में क्लोरीन गैस 40 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस या 313 केल्विन पर, 313 केल्विन टेम्परेचर या फिर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दोनों सेम ही है, बस एक सेल्सियस स्केल पर है, एक केल्विन स्केल पर है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस को फ्लो कराया जाता है, तब बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बाकी और भी कुछ प्रोडक्ट्स बनते होंगे, लेकिन हमको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, हमको मतलब है अपना ब्लीचिंग पाउडर से। ठीक है, तो बाकी प्रोडक्ट्स क्या है उससे लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे कि ये क्लोरीन गैस कहां से आया। अब सोच तो यहीं पर, ये हम लोग सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पर कहां इसका हेल्प आया, कहीं पर भी तो NaOH वगैरह का इस्तेमाल हो नहीं रहा, इसका हेल्प कहां पर आया, कहीं पर तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इस्तेमाल हो नहीं रहा है। लेकिन जो इस रिएक्शन से जो हमको प्रोडक्ट्स मिले थे क्लोरीन गैस, उनमें से एक था, और इसी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस एट 40 डिग्री सेल्सियस फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसके काफी सारे यूजेस भी है, काफी इंपॉर्टेंट यूजेस भी है, जिसमें से जो एनसीईआरटी में 3 दिए हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। ठीक है, हाँ, एक यहाँ पे एक मेन बात यह है कि ये जो टेम्परेचर है इसको एकदम ध्यान रखना है कि ये टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए, 40 से नीचे नहीं होना चाहिए, 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40 से नीचे और 40 से ऊपर के केस में भी ये बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बट ये उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना कि इस केस में है, इसलिए टेम्परेचर को एकदम 40 पे मेंटेन रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, और ये उसका फॉर्मेशन का तरीका जहां पे क्लोरीन गैस यूज हो रहा है, कहां से, क्लोर अल्कली रिएक्शन से। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। रॉ मटेरियल क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, जहां से हमको क्लोरीन गैस मिला और उसका इस्तेमाल किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया और बना दिया हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसका कुछ यूजेस देख लेते हैं। तो पहला यूज है इसका, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, अच्छा एक मिनट,
यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ठीक है, और भी दूसरे इंडस्ट्रीज में होते हैं जिसमें से हमने दो यहां पे ले लिया है, टेक्सटाइल और पेपर। तो इस टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में क्या होता है, तो पेपर इंडस्ट्री में जो वुड पल्प होता है, वुड पल्प, उसके ब्लीचिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको साफ करने में। ठीक है, वुड पल्प के ब्लीचिंग में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा केस, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमने चैप्टर नंबर 1 में देख लिया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वैसा कंपाउंड जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। मतलब इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या कर सकता है, जरूरत पड़ने पर अपना ऑक्सीजन दूसरे को दे सकता है। मतलब दूसरे के साथ ऑक्सीजन का एडिशन करा देगा, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज और ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। और तीसरा इसका जो यूज है, इट इज यूज्ड टू make drinking water free from germs। फ्री फ्रॉम जर्म मतलब पीने के पानी को पीने के पानी में जो जर्म्स है उसको मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और भी चीजों में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है, सच एज इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्री। ठीक है, लॉन्ड्रीज वगैरह में क्या होता है, कपड़ों पे जो कोई भी व्हाइट कपड़ा है उस पर कुछ अलग दूसरा दाग लग गया, दूसरे कलर का दाग लग गया, तो उस कलर को हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ड्रीज में। ठीक है, तो ये 3 यूजेस जो एनसीईआरटी में लिखे हुए थे उसको मैंने यहाँ पे बताया। और भी यूजेस हो सकते हैं, उसको देख सकते हैं आप लोग डिफरेंट बुक्स में, और भी यूजेस दिए हुए होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 यूजेस है, और हम लोग यहाँ पर और भी जो आगे कंपाउंड्स पढ़ेंगे उनके उन्हीं यूजेस को यहाँ पे मेंशन करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के जो केमिस्ट्री बुक है उसमें जो दिया हुआ है उसी को यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा पहला कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर। अब हमको दूसरे कंपाउंड पे आ जाना है, दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, अब वहां पर भी देखेंगे किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो सेकेंड सॉल्ट जो है हमारा बेकिंग सोडा। अब अगेन सबसे पहले इसका हम लोग केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं, जो कि है NaHCO3, जो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसके फॉर्मेशन में जो NaCl कॉमन सॉल्ट है वो कैसे एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। तो अगर हम इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन इससे होता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस NH3, दैट इज अमोनिया गैस। अमोनिया गैस, जब इन सब चीजों का रिएक्शन होता है तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, दैट इज पहला होता है अमोनियम क्लोराइड एंड दूसरा होता है जो हमारा बेकिंग सोडा है, जो जिसकी हमको जरूरत है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये बना किससे, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस के रिएक्शन से बना। तो यहां पर भी सोडियम क्लोराइड आ गया। तो इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। दैट इज बेकिंग सोडा। तो इस तरह से बनता है बेकिंग सोडा। अब सीधे आ जाते हैं इसके यूजेस पर, किस तरह से हमको इसको यूज करते हैं। देखिए, अच्छा, चलिए देखते हैं सीधे यूजेस को। सबसे पहला यूज होता है, इट इज यूज इन
मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का यूज करते हैं बेकिंग पाउडर को बनाने में। अब बेकिंग पाउडर क्या है, तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों बिल्कुल तो नहीं, लेकिन केवल एक मायने में दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। दैट इज बेकिंग सोडा केवल सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और बेकिंग पाउडर में एक माइल्ड एसिड टार्ट्रिक एसिड को मिला दिया जाता है बेकिंग सोडा में, तब जाकर के मेरा बेकिंग पाउडर बनता है। ठीक है, बेकिंग सोडा में एक माइल्ड एसिड टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, जो कि खाने लायक होता है, जो कि इमली में पाया जाता है। ठीक है, इमली में पाया जाता है, उस एसिड को मिला दिया जाता है, तब ये बेकिंग पाउडर बनता है। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि क्यों बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड को मिलाया जा रहा है बेकिंग पाउडर बनाने में, क्यों नहीं डायरेक्ट हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर ले। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किस किस चीज में करते हैं, केक को बनाने में या कोई भी स्पंजी फूड आइटम को बनाने में, केक हो गया, ब्रेड हो गया, कुकीज वगैरह हो गई। ठीक है, तो उसको बनाने में बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। क्यों भाई, बेकिंग सोडा का डायरेक्ट इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, बेकिंग सोडा का डायरेक्ट इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, बेकिंग पाउडर ही क्यों चाहिए, क्यों हमको उसमें टार्ट्रिक एसिड ऐड करना है, क्यों ऐड करना है? तो इसका आंसर अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ये जो फॉर्मेशन है यहीं पर उसका आंसर हमको मिल जाएगा, और ये जो बड़ा सा नेम लिखा हुआ है इसको भी इरेज कर लेते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा। देखिए, जो बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, जब इसको हीट किया जाता है, इन जनरल बात है कि अगर हम इसको किसी फूड आइटम में यूज करेंगे तो उस फूड आइटम को पकाने के लिए हम लोग हीट एनर्जी का तो इस्तेमाल करेंगे। तो जब ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जब ये हीट होगा तो ये टूटेगा, किस किस चीज में टूटेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहां पर से हमको दो चीजों का आंसर मिलेगा यहां पर से। पहला चीज कि अगर हम बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो फूड आइटम स्पंजी कैसे हो जाता है, स्पंजी, तो वो स्पंजी होता है इन दोनों की वजह से। सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स जो वहां पे बनते हैं वो फूड आइटम के जो पार्टिकल्स उसके बीच ट्रैप फंस जाते हैं, और फिर क्या होता है, वो एयर, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एयर ही है, तो वहां पे एयर फिल हो जाता है, तो वो स्पॉन्जी बन जाता है, क्योंकि वो जो फूड पार्टिकल्स है उसके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड फंसा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से वो स्पॉन्जी बन जाता है और वाटर वेपर्स भी होते हैं वहां पर। दूसरी बात है कि यहां पे एक और चीज बन रहा है, दैट इज ये सोडियम कार्बोनेट, और ये बेसिक नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है सोडियम कार्बोनेट। तो अगर हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे केक वगैरह में, और हम लोग जानते हैं केक के लिए जो ब्रेड वगैरह बनाया था, ब्रेड कुकीज या केक बनाने में बेकिंग पाउडर का यूज थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, जितना बड़ा केक होगा, जितना बड़ा ब्रेड होगा, उतना ज्यादा बेकिंग पाउडर लगेगा। और अगर हम बेकिंग पाउडर की जगह पे बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे तो जितना ज्यादा बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा सोडियम कार्बोनेट बनेगा, उतना ज्यादा बेस वहां पे बेस का फॉर्मेशन होगा, और फिर क्या होगा, बेस का टेस्ट हमको पता है कैसा होता है, बिटर यानी कड़वा होता है। तो जो भी फूड आइटम बनेगा वो बहुत ही ज्यादा कड़वा रहेगा, करेले की तरह। ठीक है, बहुत ही उसका बिटर टेस्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से बिटर टेस्ट ना हो उस फूड आइटम का, इस वजह से क्या किया जाता है, इसमें एक माइल्ड एसिड टार्ट्रिक एसिड मिला दिया जाता है। एक माइल्ड टार्ट्रिक एसिड मिला दिया जाता है, जिससे क्या हो कि ये सोडियम कार्बोनेट जो बन रहा है, जो कि एक बेसिक सॉल्ट है, ये न्यूट्रलाइज हो जाए, ये न्यूट्रलाइज हो जाए, न्यूट्रल बन जाए, न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाए, तो उससे क्या होगा कि वो जो फूड आइटम है उसका टेस्ट फिर नॉर्मल बना रहेगा, वो कड़वा नहीं लगेगा। इस वजह से यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड यूज किया जाता है, ताकि यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। इस वजह से टार्ट्रिक एसिड को यूज किया जाता है, और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। तो ये हो गया पहला यूज। दूसरा यूज अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज
बेकिंग सोडा का, तो इट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडा एश फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, यूज टू मेक सोडा एश फायर एक्सटिंग्विशर। अब क्या होता है सोडा एश फायर एक्सटिंग्विशर? पहले आप इसको जान लेते हैं थोड़ा, अब इसको फिर से इरेज करते हैं। देखिए, ये एक ऐसा तरीका है फायर एक्सटिंग्विशर बनाने का। ये क्या होता है इन जनरल कि एक बड़ा सा जार है, मेटालिक जार है, इसके अंदर क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट भरा हुआ रहता है। दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और यहां पर एक ग्लास के बॉटल में, छोटे से ग्लास के बॉटल में होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्क H2SO4, ये है कॉन्क H2SO4 इसमें है। और यहां से फिर आगे फिर पाइप वगैरह लगाया जाता है, ठीक है, आगे फिर उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन अब है क्या, ये दोनों की वजह से क्या होगा, जब भी कभी पे कहीं पे आग लगती है तो क्या होता है, यहां पर एक कील जैसा बना हुआ होता है, ठीक है, बड़ा सा एक कील जैसा बना हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या करें, फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने से पहले उसको पहले जोर से ऊपर से स्ट्राइक मारा जाता है, जिससे क्या होता है ये कील जो है सीधे इसमें धंस जाता है, सीधे इसमें धंस जाता है और इसको पूरी तरह से ग्लास बॉटल यहाँ पे टूट जाता है, ग्लास बॉटल टूट जाता है। और फिर ये पूरा जो कॉन्क H2SO4 था वो फिर यहां पर आ जाता है, वो फिर इसमें मिल जाता है, कॉन्क H2SO4 इसमें मिल जाता है। और कॉन्क H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट के रैपिड रिएक्शन से, रैपिड रिएक्शन से फॉर्मेशन होता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस, और यही CO2 गैस और वाटर वेपर, यही दोनों यहां से बाहर बबल्स के फॉर्म में निकलता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं आग को बुझाने में, ठीक है, आग को बुझाने में। तो इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इट इज यूज्ड टू मेक सोडा ऐश, सोडा ऐश या सोडा एसिड, आई थिंक तो सोडा एसिड होना चाहिए। ओहो, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा यूज। नाउ द थर्ड यूज, या फिर दो ही यूज रखते हैं, बाकी तीसरा यूज तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसको आप वहां पे पढ़ लिया, ठीक है। दो यूज यहां पे हम लोग देखते हैं। चलिए, जो थर्ड कंपाउंड है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और वो थर्ड कंपाउंड है हमारा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। पहले इसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं, तो वो है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ठीक है, जिसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, ये है इसका केमिकल नेम और ये है इसका केमिकल फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट डॉट Na2CO3 डॉट 10H2O, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये है वॉशिंग सोडा।
ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, तो इसका फॉर्मेशन एकदम सिंपल है, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O दोनों कंबाइन होकर बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O डॉट 10H2O। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन एक बात यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पर NaCl एज अ रॉ मटेरियल कैसे यूज हो गया। NaCl एज अ रॉ मटेरियल कैसे यूज हो गया, तो अभी हमने इससे पहले जो देखा था बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट के केस में कि सोडियम NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 दैट इज अमोनिया गैस, इन सब के रिएक्शन से वहां पे हमारा बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बना था, NaHCO3 बना था। और उस NaHCO3 को जब हम लोग हीट किए थे तो एक कंपाउंड वहां पे बन रहा था दैट इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो वहां से सोडियम कार्बोनेट को उठाए, उसको वाटर में डाल दिए, बन गया हमारा क्या, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O दैट इज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो इस तरह से एज अ रॉ मटेरियल NaCl आ गया है, डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली सही, लेकिन ये आ गया NaCl। ठीक है, तो यूजेस को देख लेते हैं, सबसे पहले यूजेस को देख लेते हैं। नंबर 1 जो यूज है, सो इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ठीक है, दूसरा यूज जो है वो है कि इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, थर्ड इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, PTC और भी जो यूजेस है वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 3 यूज यहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा जान लेते हैं कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का क्या मतलब है। तो देखिए, वाटर हार्ड वाटर होता है जिसमें क्या होता है कि जो भी सोप या फिर वॉशिंग पाउडर दैट इज डिटर्जेंट होता है उससे झाग नहीं बनता। ठीक है, तो वैसे वाटर्स को हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं। तो वैसा वाटर होता क्यों है, क्यों हार्ड वाटर उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो झाग नहीं बनता है सोप और डिटर्जेंट के केस में उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है, दैट इज वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स है वो जो डिसॉल्व थे वाटर में वो अनडिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, रिएक्शन होता है और अनडिसॉल्व सॉल्ट्स का फॉर्मेशन किया जाता है होता है वहां पर, जिससे क्या होता है कि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हट जाते हैं और फिर वो वाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, वाटर जो है वो फिर सॉफ्ट हो जाता है। तो वो एक हार्ड वाटर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, ये यहां पे खत्म होता है। अगला जो टॉपिक है कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, ये क्वेश्चन मार्क, ये टॉपिक है हमारा अगला NCERT के अकॉर्डिंग कि क्या एक्चुअल में जो सॉल्ट्स के जो क्रिस्टल है वो एक्चुअल में सूखे हैं कि गीले भी हैं, ये हमको यहाँ पे देखना है। बेसिकली जो हम लोग जानते हैं, हम लोग इन केस देखते हैं जो सॉल्ट से क्रिस्टल होते हैं वो हमको लगता है कि वो सूखा है, बट एक्चुअल में वहां पे वाटर प्रेजेंट रहता है, वाटर वहां पे प्रेजेंट रहता है, वो एक्चुअल में ड्राई नहीं होते हैं बल्कि वेट होते हैं। अब गीला लगेगा नहीं छूने से, लेकिन एक्चुअली वहां पे वाटर की प्रेजेंस अवेलेबिलिटी होती है, वाटर वहां पर अवेलेबल रहता है। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल्स देख लें तो जो कॉपर सल्फेट है, इन जनरल हम लोग CuSO4 लिख देते हैं, बस काम खत्म। लेकिन इतना में ही काम खत्म नहीं होता है, यहाँ पे हर एक क्रिस्टल में 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वैसे आयरन सल्फेट FeSO4 में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी हमने वॉशिंग सोडा जो देखा था Na2CO3, उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10।
वैसे उसको भी लिख ही लेते हैं Na2CO3। इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं हर एक क्रिस्टल में, ठीक है। ऐसे एक और सॉल्ट होता है जिसको बोलते हैं जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। और इसी जिप्सम से एक और कंपाउंड बनता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ETC और भी सॉल्ट होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है जो इस बात को प्रूव करते हैं कि एक्चुअल में जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट्स के, वो ड्राई नहीं होते बल्कि वेट होते हैं। इनमें भी वाटर अवेलेबल होता है, चाहे वो 5, 7, 8, 10 जितने मॉलिक्यूल्स हो, लेकिन अवेलेबल होता है। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉल्ट के क्रिस्टल में अवेलेबल हैं, इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यही चीज होते हैं, यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये, ठीक है। तो those water molecules which are present in the crystals of salts are known as water of crystallization। और इसी वाटर के प्रेजेंस की वजह से क्रिस्टल्स का स्पेसिफिक कलर भी होता है। क्रिस्टल्स जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं उसके स्पेसिफिक कलर्स भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि कॉपर सल्फेट का कलर ही ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, लेकिन अगर हम कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो इसका कलर जो है व्हाइट हो जाएगा, या फिर सिंपली कलरलेस नहीं, व्हाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर है, वाटर जो इसमें प्रेजेंस है, वो वेपर बनके उड़ जाएगा, ठीक है। वो वेपर बनकर उड़ जाएगा और इसका जो ब्लू कलर था वो खत्म हो जाएगा और व्हाइट बन जाएगा। इसका जो ब्लू कलर था वो खत्म हो जाएगा और व्हाइट बन जाएगा। लेकिन अगेन जब इस कॉपर सल्फेट को वापस, इस कॉपर सल्फेट में जो व्हाइट हो चुका है उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये फिर से धीरे धीरे ब्लू हो जाएगा, फिर से यही बन जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस की वजह से इनके पास स्पेसिफिक कलर्स भी होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट्स के, वो ड्राई नहीं होते बल्कि वो वेट होते हैं। उनमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अवेलेबल रहते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्यों? क्योंकि वो सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स में होते हैं, सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स में होते हैं, ठीक है। अब आगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज जो कंपाउंड हमने नीचे अभी लिखा है CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, इसका केमिकल ने फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O और इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सॉरी सेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। और इसका फॉर्मेशन होता है जिप्सम, दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसका नाम है जिप्सम। इसको जब थोड़ा सा हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और ये बन जाता है। अब यहां पे एक सोचने वाली बात है, दिमाग में ये बात स्ट्राइक कर रहा होगा कि आधा वाटर मॉलिक्यूल बच गया और आधा चल गया, इसका मतलब क्या है? ठीक है, आधा वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? क्या बीच से टूट गया मॉलिक्यूल? ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि बात ये होता है ना कि इसमें होता है कि एक्चुअल में कि दो कैल्शियम सल्फेट के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, दो कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल होता है और बाकी निकल जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर एक क्रिस्टल लिख रहे हैं तो इसको भी क्या किया, आधा कर दिए। ठीक है, दो कैल्शियम सल्फेट के लिए एक होता है तो एक के लिए आधा होगा, तो वही चीज वहां पे लिखा गया है। ठीक है, तो यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बहुत सारी चीजों में, जैसे कि इट इज यूज्ड इन क्या होते हैं, इट इज यूज्ड इन
इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी जगहों पे करते हैं, जैसे कि इसको हम लोग एज प्लास्टर यूज करते हैं, ठीक है। जब भी कहीं पे हाथ वगैरह पे फ्रैक्चर हो जाता है, बॉडी के किसी पार्ट पे फ्रैक्चर हो जाता है या फिर टूट जाता है, तो हमने अक्सर देखा होगा कि पट्टी बांध करके एक लेप उस पर एक लगाया जाता है, लेप लगाया जाता है। वो लेप किस चीज का होता है? इसी चीज का होता है, कैल्शियम सल्फेट, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? जब ये कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब वाटर में हम लोग डालते हैं तो ये अगेन जिप्सम का फॉर्मेशन कर देता है, जो कि काफी हार्ड सॉलिड होता है, काफी हार्ड सॉलिड होता है। इस वजह से इसका यूज किया जाता है फ्रैक्चर्ड या टूटे हुए बोन्स को उनके ओरिजिनल पोजीशन पर फिक्स रखने के लिए, ओरिजिनल पोजीशन पे फिक्स रखने के लिए इसका यूज किया जाता है मेडिकल लाइन में, ठीक है। और भी दूसरी चीजों में यूज करते हैं, जैसे कि जो हमारे घरों में जो पेरिस किया जाता है, ठीक है, व्हाइट पेरिस जिसको किया जाता है, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। तो ये एक कंपाउंड हो गया जिसका यूजेस और भी जगहों पर होते हैं, ठीक है। तो यही था, बस इस चैप्टर में यही तक था। यहाँ पर अभी चैप्टर खत्म होता है और मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में हमने देखे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप मुझे किसी भी वीडियो, इस चैप्टर के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल खत्रीज गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या हो कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।